मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप सबों से चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक फरवरी या मार्च 1325 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के 3 दिन के पश्चात शहजादा जौना ने अपने को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। 40 दिनों के बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा और सुल्तानों के प्राचीन राजमहल में बिना किसी विरोध के काफ़ी तड़क भड़क के बीच उसका राज सिंहासन हुआ और वो अपने आप राज सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन की तरह उसने लोगों को सोने चांदी सिक्कों तथा सरदारों में उपाधियों का खूब वितरण किया। लोगों के बीच चांदी, सोना, जवाहरात आदि सब चीज़ों का उसने वितरण किया और सरदारों को कई सारी उपाधियों से विभूषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम लोगों के पास एक समकालीन पदाधिकारी जियाउद्दीन बरनी, जिसने सुल्तान के उत्तराधिकारी फिरोज शाह के समय में अपना ग्रंथ लिखा था। प्रशंसनीय इतिहास के अतिरिक्त उसके निकट समकालीनों ने अनेक अन्य फारसी ग्रंथ है, जैसे शम्से सिराज तथा तौरीख ए फिरोज शाही, मुमसाते माहरू, अमीर खुसरो का तुगलक नामा तथा एहिया बिन अमर सरहिंदी का तवारीखे मतुबारक शाही, जो तुलनात्मक दृष्टि से बाद का ग्रंथ है और जिसमें काफ़ी परिपूरक वृत्तांत है। इस काल के इतिहास के लिए अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। वह सितंबर 1333 ईस्वी में भारत आया। दिल्ली के सुल्तान ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। इस पद पर वह जुलाई 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनकर चीन भेजे जाने तक रहा। उसके वृत्तांत पर सामान्य निष्पक्षता की छाप है तथा इसमें विस्तृत विवरण दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों से भी उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण था तथा इतिहास में उसके स्थान निर्धारण करना कठिन कार्य है। वह अपूर्व प्रतिभाशाली था अथवा एक रूप से उसे पागल भी कहा जा सकता है। आदर्शवादी था एवं स्वप्नदर्शी था। रक्त का प्यासा प्रजापीड़ित था अथवा परोपकारी राजा था। पाखंडी और धर्म में अविश्वासी था अथवा धर्मात्मा मुसलमान था। इसमें संदेह नहीं है कि वह अपने समय में प्रकांड पंडितों एवं निपुण विद्वानों में से एक था, जिसके लिए बरनी और लोगों ने उसकी उचित प्रशंसा की है। वह तीक्ष्ण बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञानार्जन की असाधारण योग्यता से संपन्न था। काफ़ी बुद्धिमान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, ज्योतिष विद्या एवं पदार्थ विज्ञान आदि विद्या के विभिन्न शाखाओं में निपुण था। रचना एवं शैली पर उसका पूर्ण अधिकार था। सुंदर लिखावट लिखने में उसका कोई सानी नहीं था। उसे फारसी काव्य का विशाल ज्ञान था तथा वह अपने पत्रों में फारसी पद्यों का उद्धरण किया करता था। औषधि शास्त्र में वह अनभिज्ञ न था। तर्क विद्या में भी वह पूर्ण प्रवीण था। जिस विषय में वह पूर्ण दक्ष था उसमें उससे कोई विवाद आरंभ करने के पहले विद्वान कई बार सोच लिया करते थे। वह एक अनुभवी सेनापति था। उसके अनेक बार विजय हासिल की थी तथा बहुत कम आक्रमणों में वह हारा था।
परंतु सुल्तान में व्यवहारिक निर्णय शक्ति और सामान्य बुद्धि का अभाव था। अपने सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर वह ऊंचे सिद्धांतों और काल्पनिक योजनाओं में डूबा रहता था। यद्यपि उसकी योजनाएं सिद्धांत रूप से ठोस रहती थी तथा कभी कभी उनके राजनीतिक सूझबूझ की चमक होती थी, पर वास्तविक कार्य में वह व्यवहारिक सिद्ध हुई तथा अंत में उसके राज पर संकटों का पहाड़ टूट गया। उसकी व्यवहार कुशलता, उसकी विद्वता, इन सब अहंकारों के चलते उसको आगे चलकर उसको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा। यह उसके चरित्र के गंभीर दोषों के कारण हुआ। अपने शासनकाल के आरंभ में ही मोहम्मद बिन तुगलक स्पेन के फिलिप द्वितीय के समान शासक के ब्यूरोवार विवरण को देखने से तत्परता से संलग्न हो गया। सर्वप्रथम उसने उस समय रखे जाने वाले रजिस्टर या बही के नमूने पर भूमि कर के लिए एक रजिस्टर संकलित करने की आज्ञा दी और तब से राजस्व विभाग में निर्विघ्न रूप से कार्य होने लगा। पर शीघ्र ही उसके गंगा यमुना के बीच की समृद्ध एवं उर्वर भूमि दोआब में एक अविचारपूर्ण आर्थिक प्रयोग किया। इस कार्य को देखने के लिए उसने दीवाने कोही की स्थापना की। उसने कर की दर को बढ़ा दिया तथा कुछ अतिरिक्त करों की पुनर्जीवित किया। उसमें अपवादों को छोड़ दिया जाए और समकालीन एवं उत्तरकालीन मुस्लिम लेखकों के वर्णन में भेद एवं संदिग्धता रहने के कारण इस अतिरिक्त कर निर्धारण के वास्तविक मूल्य को ठीक ठीक निश्चित करना संभव नहीं है। कुछ आधुनिक लेखक इस सुझाव पेश करते हैं कि कर वृद्धि मूल रूप से अत्यधिक नहीं थी तथा अधिकतम 50% से आगे नहीं गई थी, जो सीमा अलाउद्दीन के समय में पहुंच चुकी थी। उनकी यह भी धारणा है कि दुआब के लोगों पर विशेष कर लगाने में सुल्तान का ध्येय दंडप्रद कार्य तथा कोष को पुनः भरने का साधन नहीं था, जैसा कि बदायूनी तथा आधुनिक काल में सर बुल्सेवे हेग के अनुमान किया है, परंतु यह ध्येय था कि सैनिक साधनों को बढ़ाया जाए तथा शासन को एक कार्यक्षम आधार पर संगठित किया जाए। जो कुछ भी हुआ हो, उसमें संदेह नहीं कि इस कार्य में दुआब के लोगों को बहुत कष्ट हुआ। लोग इस कर से काफ़ी बोझ महसूस करते थे, विशेष रूप में इसलिए यह कि बिल्कुल असमय में लगाया गया कर था, जबकि देश में एक भयानक दुर्भिक्ष था। दुर्भिक्ष का भी ख्याल कर राज्य ने अपनी मांगों को कम नहीं किया, पर इसके विपरीत उसके अधिकारी कठोरता से कर वसूल करते रहे। परिश्रम करने वाले किसान की कठिनाइयों को कम करने का भी राज्य ने कोई उपाय नहीं किया। खेतिहरों को ऋण देना, कुएं खुदवाना तथा सीधे राज प्रबंधन और आर्थिक समर्थन द्वारा बिना जोती हुई भूमि पर खेती करवाना जैसे सुल्तान की सहायता से कार्य में देर हुए। खेती भयानक रूप से बर्बाद हुई तथा दुआब के दरिद्र किसान अपने खेत छोड़कर अन्य स्थानों पर जा बसे। अत्यधिक क्रुद्ध होकर सुल्तान ने अनिच्छुक रयातों को अपने कार्य पर वापस लाने के लिए कठोर प्रतिशोध का सहारा लिया, जिसका परिणाम तुगलक वंश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम उसे दौलताबाद रखा, राजधानी बदलने का निर्णय एक दूसरा अनुचित कदम था, जिससे अंत में लोगों को असीम कष्ट हुआ। सुल्तान की यह योजना से लोगों को प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से एक पागलपूर्ण प्रयोग नहीं और कुछ आधुनिक लेखकों ने अनुमान किया है, बल्कि यह विचार में ठोस था। नई राजधानी केंद्र में स्थित थी और युद्ध कला की दृष्टि से इसकी स्थिति अच्छी थी। उस समय राज्य के अंतर्गत उत्तर में दोआब, पंजाब के मैदान में लाहौर और सिंधु से लेकर गुजरात के समुद्र तट तक फैले प्रदेश, पूर्व में बंगाल का संपूर्ण प्रांत, मध्य भाग में मालवा, महोबा, उज्जैन एवं धार के राज्य और दक्षिण में दक्कन, जो हाल ही में इसमें सम्मिलित किया गया था। ऐसे राज्य को सुल्तान ने अनवरत ध्यान की आवश्यकता थी। वर्णी लिखता है, यह स्थान मध्य में स्थित था,
दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सातगांव, सोनारगांव, तेलम, माबर, द्वार समुद्र और काम्पिल यहाँ से लगभग समान दूरी पर थे और इन दूरियों में बहुत कम अंतर था। साथ साथ नई राजधानी मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित थी, जिनका सर्वदा भय बना रहता था। यहाँ सुंदर भवनों का निर्माण कर सुल्तान ने नई राजधानी को अधिकारियों एवं लोगों को रहने योग्य बनाने का भरसक प्रयत्न किया। इन सुंदर भवनों के वैभव का वर्णन इब्न तूता शाहजहां के शासनकाल के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी तथा 17वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों ने किया है, जो बाहर से यहाँ आकर बसना चाहते थे। उनके लिए सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया। उनकी सुविधा के लिए एक लंबी चौड़ी सड़क बनवाई गई। इसके दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए गए तथा दिल्ली और दौलताबाद के बीच नियमित रूप से डाक का प्रबंध किया गया। वर्णी तक लिखता है कि सुल्तान बाहर जाने वाले के प्रति दिल्ली से बाहर जाने वाले के प्रति उनकी यात्रा में तथा उनके पहुंचने में या दौलताबाद तक पहुंचने पर दानशीलता और अनुग्रह दिखलाने में उदार था। इन सब में सुल्तान ने विवेक से काम लिया, परंतु जब दिल्ली के लोगों ने भावनावश अपने घर छोड़ने में आगा पीछा किया, नकार दिया, जो घर भूतकाल में यादगारों से जुड़े थे, तब सुल्तान की सद्बुद्धि पर उसके कठोर स्वभाव ने विजय पाई तथा उसने दिल्ली के सभी लोगों को अपने सामान लेकर एक साथ दौलताबाद जाने की आज्ञा दे डाली। हम लोगों को इब्न तूता के इस असमर्थनीय कथन से विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि अंधे को घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद ले गया गया और यह एक श्यामत लंगड़े के पत्थर फेंकने के एक यंत्र द्वारा फेंका गया, और न हमें बरनी की यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन को अक्षरतः स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली के भवानी प्रसाद तथा उसके बाहरी भागों में एक भी जानवर तक नहीं छोड़ा गया। नगर का पूर्ण विनाश अथवा परित्याग तो सोचा भी नहीं जा सकता, पर 700 मील की लंबी यात्रा में दिल्ली के लोगों को निसंदेह अत्यंत कष्ट हुआ। थकावट से चूर होकर उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए तथा बहुत से दौलताबाद पहुंच भी गए। अपरिचित भूमि में निर्वासितों की तरह अत्यंत कष्ट में परलोक सिधार गए। यही सुल्तान की गलत योजना के भयानक परिणाम हुए। दिल्ली से जो दौलताबाद की राजधानी इन्होंने की और वहाँ से सारे लोगों को जो वहाँ पर विस्थापित करके बसाया गया, इससे लोगों में काफ़ी कष्ट हुआ और इन सारे कष्टों से सुल्तान की यह एक गलत नीति साबित हुई। श्री स्टैनले लेन पुल का उचित ही कथन है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। सुल्तान अंत में अपनी नीति को मूर्खतापूर्ण एवं अन्याय स्वीकार कर कचहरी को पुनः दौलताबाद से दिल्ली ले गया और लोगों को वापस आने की आज्ञा दी, पर बहुत कम लौटने के लिए जीवित रहे, क्योंकि जाते वक्त काफ़ी लोगों का कष्ट हुआ और बहुत लोगों की मृत्यु हुई। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब राजा का ये आदेश हुआ कि आप पुनः दौलताबाद से दिल्ली जाइए, इसमें काफ़ी कम लोग बचे थे जो पुनः दिल्ली के लिए वापस हो सकते। दिल्ली ने अपनी पुरानी समृद्धि एवं ऐश्वर्य खो दिया था, जो बहुत काल तक पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। दिल्ली में अपने राज्य के कुछ शहरों से विद्वानों, सज्जनों, व्यापारियों तथा भूपतियों को लाया तथा वहां बसाया। दिल्ली को कहीं कहीं निर्जन और विनाश के चिन्ह सही पाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। एडवर्ड टॉमस ने उसका वर्णन धनवानों के युवराज के रूप में किया है तथा वह लिखता है कि उसके शासनकाल के सबसे प्रारंभिक कार्यों में एक था सिक्कों को फिर से तैयार करना, बहुमूल्य धातुओं के बदले हुए मूल्य के अनुकूल इसके दोनों विभागों को पुनः क्रमानुसार रखना तथा छोटे सिक्कों के नए और अधिक शुद्ध प्रतिरूप निकालना। उसने सोने का एक नया सिक्का चलाया जिससे
इब्न बतूता दिनार कहता था तथा जिसका तौल 200 ग्रेन था। पहले के 175 ग्रेन के तौल के सोने और चांदी के सिक्के के बदले एक सिक्के का नाम अदली रखा गया और फिर से चलाया गया, जिसका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर था। शायद इस परिवर्तन का कारण यह था कि दक्कन के आक्रमणों के फलस्वरूप राजकीय कोष के अधिक मात्रा में सोने से परिपूर्ण हो जाने से सोने चांदी के संबंधित मूल्य में काफी गिरावट आ गई, परंतु उसके प्रयोगों से सबसे अधिक साहसपूर्ण था। 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रचलन किया गया, जिसके लिए उसके समक्ष चीन एवं फारस के दृष्टांत थे। 13वीं सदी के अंत में चीन के मंगोल सम्राट कुबले खान ने चीन में कागजू का सिक्का चलाया तथा फारस के शासक गैथुम ने 1294 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आज्ञा निकालकर घोषणा की कि लेन देन के सभी कार्यों में तांबे के सांकेतिक सिक्के सोने चांदी के सिक्के की तरह प्रचलित सिक्कों के रूप में चले। इस कार्य के पीछे सुल्तान के उद्देश्य थे अपने रिक्त कोष को पुनः भरना तथा विजय एवं शासन की अपनी योजनाओं के लिए अत्यधिक साधन पाना। अंत में उस पर लोगों के छलने की युक्ति एवं अभिप्राय रखने का अपराध नहीं लगा जा सकता था। यह सावधानी के संगठित किया हुआ कार्य मुख्यतः 2 कारणों से असफल रहा। यह जो था वो 2 कारणों से असफल रहा। पहला क्या था? पहला कि यह समय से बहुत आगे था तथा लोग इसका वास्तविक महत्व नहीं समझ सके। दूसरा यह कि सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाने पर राज्य का एक अधिकार स्थापित नहीं किया तथा जालसाजी के विरुद्ध उचित सावधानी बरतने में वह असफल रहा। जैसा कि टॉमस लिखता है, राजकीय टकसाल के बनाए हुए एवं साधारण कौशल संपन्न शिल्पकारों के हाथ से बनाए हुए सिक्के में अंतर परखने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं था। चीन में कागज के नोटों के अनुसरण को रोकने के लिए जिस प्रकार सावधानी बरती जाती थी, तांबे के सांकेतिक सिक्कों की प्रामाणिकता के लिए खास तौर पर प्रतिबंध न था तथा जनसाधारण द्वारा उत्पादन की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में जाली सिक्के चल निकले। वर्नी हमें कहता है कि इस आज्ञा की घोषणा से प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया तथा विभिन्न प्रांतों में हिंदुओं ने तांबे के करोड़ों और लाखों सिक्के ढाले। इन्हीं से वे अपना कर अदा करते थे और इन्हीं से वे घोड़े, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य तरह की सुंदर वस्तुएं खरीदते थे। राय गांव के मुखिया तथा भूमिपति तांबे के इस सिक्के के सहारे धनी एवं बलवान बन गए, पर राज्य निर्धन बन गया। उन स्थानों पर जहां सुल्तान की आज्ञा का भय था, सोने के टके का मूल्य बढ़कर 100 टकों के बराबर हो गया, तांबे के 100 टकों के बराबर हो गया। प्रत्येक सोनार अपनी दुकान में तांबे के सिक्के बनाया करता था। कोष तांबे के इन सिक्के से भर गया। उनका मूल्य इतना घट गया कि ये ककड़ों अथवा ठीकरों के अधिक मूल्यवान नहीं गिने जाने लगे। पुराने सिक्के का मूल्य दुर्लभ होने के कारण 4 या 5 गुना बढ़ गया। फलतः व्यापार एवं व्यवसाय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अत्यंत गड़बड़ी फैल गई। सुल्तान ने अपनी गलती महसूस की और सिक्का चलाने के करीब 4 वर्ष बाद उसने अपनी आज्ञा को रद्द कर दिया। उनके कोष में लाए गए तांबे के प्रत्येक सिक्के के राज द्वारा स्वीकृत मूल्य के बराबर के सोने एवं चांदी के सिक्के दिए गए। स्वीकृत मूल्य के बराबर के सोने एवं चांदी के सिक्के दिए गए। इस प्रकार राज्य के बिना किसी लाभ के सार्वजनिक धन का बलिदान हो गया। तांबे के इतने अधिक सिक्के दिल्ली लगे तुगलकाबाद में उनके ढेर इकट्ठे हो गए, जो 1 शताब्दी बाद मुबारक शाह द्वितीय के राज्यकाल में देखे जा सकते हैं। इस शासन काल में दिल्ली का सल्तनत बाहरी संकट से पूर्ण मुक्त नहीं थी। 1328 से लेकर 1329 ईस्वी में ट्रास ऑक्सियाना के चगतई सरदार तरमशीन खान ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब के मैदानों को लूटा तथा दिल्ली के बाहरी अंचल पर पहुंच गया। दिल्ली से राजधानी की परिवर्तन तथा शायद दिल्ली के शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा की दुर्लभ प्रतिरक्षा से उसे इस महत्वाकांक्षा पूर्ण योजनाओं के लिए अवसर दे दिया।
एहिया बिन अहमद और बदायूनी के लेखानुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे पराजित कर देश के बाहर खदेड़ दिया। पर फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान ने सोने के जवाहरत को बहुत से उपहार उपस्थित कर उनका वर्णन वह राज के मूल्यों के रूप में करता है, उसे रिश्वत दे अपने और कर लिया। जो भी हो, यह आक्रमण साधारण धावे से अधिक नहीं था तथा तरसासीन जिस प्रकार अकस्मात आया उसी प्रकार वह अदृश्य भी हो गया। अलाउद्दीन की तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी विश्व विजय के अपूर्व स्वप्न देखा करता था। कुछ खुरासनी सरदारों से जो सुल्तान की अत्यधिक उदारता से प्रभावित होकर उसके दरबार में आए थे तथा अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, प्रोत्साहन पाकर सुल्तान ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में खुरासन और ईरान जीतने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई तथा इस उद्देश्य से एक विशाल सेना इकट्ठी की। वर्णी लिखता है कि दीवाने की अर्ज के दफ्तर में 3,70,000 व्यक्ति भर्ती किए गए तथा उसे पूरे 1 वर्ष तक राज्य की ओर तैनात किया गया। यह वास्तव में सच कि उस खुरासन अपने दुराचारी राजा अबू सईद के अधीन अव्यवस्थित दशा में था, जिसका लाभ कोई भी बाहरी शत्रु उठा सकता था। पर दिल्ली के सुल्तान द्वारा इसकी विजय निसंदेह एक असंभव कार्य थी, क्योंकि स्वयं उसी का अधिकार उसके अपने राज्य भर में, विशेषतः दक्कन में सुरक्षित आधार पर दृढ़ नहीं समझा जा सकता था। भौगोलिक तथा यातायात की कठिनाइयों भी असाधारण तरह से की नहीं थी। हिंदू कुश अथवा हिमालय की घाटियों से लेकर एक विशाल सेना को ले जाना तथा दूसरे देश में इसके लिए खाद्य पदार्थ का प्रबंध करना बहुत बड़े काम थे। यह भी विचारणीय है कि दिल्ली के सैनिक के लिए, जिन्होंने अब तक दुर्लभ एवं विभाजित भारतीय शक्तियों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी, मध्य एशिया के वीर जत्थों के साथ सफलतापूर्वक अपनी ताकत आजमाना कहाँ तक संभव था। और भी चगताई सरदार तरफुद्दीन खान, मिस्र का सुल्तान, जो दोनों पतनशील फारसी साम्राज्य की पूर्वी एवं पश्चिम सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठे थे, दिल्ली के सुल्तान के झूठे मित्र थे तथा उसके आयोजित आक्रमण में उसकी सहायता करने की अपेक्षा उसे उल्लू सीधा करने में ही अधिक दृढ़ संकल्प थे। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से दिल्ली के सुल्तान की योजना पूर्णतया नीति विरोध थी। शायद धनाभाव के कारण इसे त्याग देना पड़ा। वर्णी लिखता है, जिस देशों के प्रति लोभ किया वे अधिकृत नहीं हुए तथा उसका धन, जो राजनीतिक शक्ति का वास्तविक स्रोत था, वह खर्च हो गया। आगे हम और सब इनके मोहम्मद तुगलक के विषय में हम चर्चा करेंगे और आज इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।